Assalamu alaikum and welcome you all. Hope you all are doing well. This is Altaf Hussain and our today's topic is from the chapter Winds, Storms and Cyclones. So let us start. First thing we need to understand what is weather because weather जो है it affects us daily. Even uh, uh, the type of homes we live in, type of clothes we wear, क्रॉप्स वी ग्रो, ये सारा कुछ जो है इवन कि हम लेजर टाइम स्पेंड कैसे करें, ये सारा कुछ जो है डिपेंड करता है वेदर पे। वेदर कैसा होगा उसी तरह से हमारे घर भी बनेंगे, उनकी छत वैसे ही बनेगी, या फिर हम कपड़े भी वैसे ही पहनेंगे जिस तरह का वेदर होगा। बारिशें होंगी, बादल होंगे, सनशाइन होगा, गर्मी होगी, सर्दी होगी, ये सारा कुछ जो है हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और इस वेदर के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं टू काज द वेदर, जैसे हीट एनर्जी का रहना, एयर प्रेशर का होना, विंड्स या मॉइस्चर का होना। तो हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे विंड्स की, विंड डायरेक्शन की, हम टाइप्स ऑफ विंड्स पढ़ेंगे, हम विंड स्पीड पढ़ेंगे, हम वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो विंड स्पीड को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। हम स्टॉर्म्स या टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स, हम साइक्लोन्स वगैरह के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेदर जो है इट इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू हीट और कोल्ड। डेली जो रूटीन रहता है, डेली कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, कितनी गर्मी रहेगी, कितनी सर्दी रहेंगी, बारिश होंगी, आज नहीं होगी, तो वो जो डेली इस एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जाता है वो वेदर कहलाता है। तभी तो आप न्यूज़ के अंदर या टीवी पे या रेडियो पे वेदर रिपोर्ट देखते हैं, ना कि क्लाइमेट। तो वेदर वो चीज़ है जो विद टाइम एक घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद चेंज होती रहती है कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंगली। लेकिन क्लाइमेट उसी वेदर को हम बोलते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक क्या रहा यहाँ का मौसम, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो डेफिनेशंस मैंने आपकी स्क्रीन पे दी हुई हैं, तो आप इनको देख के, जैसे हम वेदर में बोलते हैं स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू हीट और कोल्ड, वेटनेस और ड्राइनेस, काम और स्टॉर्म कैसा रहेगा, क्लियरनेस होगी या क्लाउडी स्काई रहेगा। क्लाइमेट में एवरेज कंडीशन ऑफ दैट वेदर, यही कंडीशन ऑफ वेदर है एट अ प्लेस, यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ठीक है, काफ़ी सालों तक, 10 साल तक, 5 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक देखा जाता है कि एवरेज क्या रहा, वेदर कैसा रहा वहाँ पे। तो उसी हिसाब से उस जगह के क्लाइमेट को बोलते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ का क्लाइमेट वैसा है। किसी जगह का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, किसी जगह का क्लाइमेट वेट रहता है, या कुछ इस तरह से मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, तो वो वैसे बात की जाती है। तो फिलहाल हम बात करेंगे विंड्स की। आपने पता है कि जब भी एयर जो है हीट अप हो जाता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है इसकी डेंसिटी, और वार्म एयर इट राइजेज़। तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, पता होगा कि वार्म एयर या गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और वहाँ पे जहाँ से ये हवा ऊपर की तरफ चली जाती है, इट प्रोड्यूस एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। और इसी तरह से ठंडी हवा जो होती है वो डेंसर होती है और हाई प्रेशर वाला एरिया बनाती है। और हमेशा ऐसा होता है कि एयर जो है इट मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। जहाँ से हवा ऊपर की तरफ चलेगी, जिस एरिया से हवा गर्म होकर ऊपर चलेगी, वहाँ उस जगह को लेने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए ठंडे इलाकों से ठंडी हवा जो आती है विद ग्रेटर डेंसिटी या हायर डेंसिटी वाली हवा उधर की तरफ चलती है, और मोमेंट ऑफ एयर हो जाता है। और यही मोमेंट ऑफ एयर जो है इट फॉर्म्स द विंड्स। इसी को हम बोलते हैं कि विंड्स ऐसे बनते हैं। विंड्स एक्चुअली मीन्स मूविंग एयर। ठीक है, हवा का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही, या वो जाने चलने वाली हवा जो है, उसी को तो हम विंड्स बोलते हैं। और वो चलती हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। उसके बाद है टाइप्स। टाइप्स यूजुअली दो तरह के रहते हैं। एक तो हम बोलते हैं लोकल विंड्स, दूसरे को बोलते हैं हम ग्लोबल विंड्स। लोकल विंड्स में आती हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। लोकल विंड्स में जैसे दिन के टाइम पे अगर कोई ऐसा एरिया है विच इज़ नियर बाई लेक और सी, समंदर के नज़दीक जो एरिया रहता है, लैंड एरिया, अक्सर ऐसा होता है कि जो एयर है इट इज़ वार्म बिकॉज द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द वाटर।
ज़मीन के ऊपर जो हवा रहती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, जल्दी से हीट अप हो जाती है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर ज़्यादा जल्दी से गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और ये जो लैंड के ऊपर हवा जब गर्म हो जाती है इट राइजेस, और कूल एयर जो है ओवर द सी वो मूव करती है टू टेक इट्स प्लेस, वो ज़मीन की तरफ मूव करती है ताकि इसकी जगह ले ले, और इस तरह से फ्लो ऑफ एयर हो जाता है फ्रॉम सी टू द लैंड, जिसे हम सी ब्रीज बोलते हैं, जो दिन के टाइम पे होता है। तभी तो अगर आप दिन में किसी समंदर के साल के पास, या आप दरिया के किनारे बैठते हैं या किसी झील के किनारे बैठते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं जो है उस समंदर से, उस झील से या उस दरिया से आपकी तरफ चलती है, ज़मीन की तरफ चलती हैं। तो वहाँ रिफ़्रेशिंग सा एटमॉस्फेयर रहता है, अच्छा खासा लगता है गर्मियों में भी, तो ये सी ब्रीज़ कहलाती है। दूसरा होता है रात के टाइम पे। रात के टाइम पे इसका उल्टा हो जाता है कि ज़मीन जो है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और अब जो समंदर के ऊपर हवा है वो गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू द एयर ओवर द लैंड। तो वो हवा मूव करती है, जब ऊपर की तरफ चली जाती है, समंदर की गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है, और ज़मीन से जो कूलर एयर है वो मूव करती है टू रिप्लेस द राइजिंग वार्म एयर ओवर द सी। ठीक है, तो ज़मीन से हवा चलती है टुवर्ड्स द सी, लेकिन ये रात के टाइम पे होता है, और ऐसे एक फ्लो ऑफ एयर क्रिएट हो जाता है फ्रॉम द लैंड टू द सी, जिसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। मतलब दिन के टाइम पे समंदर से खुश्की या लैंड की तरफ चलने वाली हवा को हम सी ब्रीज बोलते हैं, और रात के टाइम पे लैंड से सी की तरफ चलने वाली हवा को हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। फॉर्म कैसे होती है वो आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, क्लियर है। मोमेंट ऑफ एयर कैसे, कहाँ पे होता है, क्यों होता है, वो सारा कुछ रीज़न भी आपको सामने दिखेगा, तो आप इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा जनरल टाइप है वो है ग्लोबल विंड्स। हमने पता है कि अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस होता है, क्योंकि इक्वेटर पे या नियर द इक्वेटर जितने भी एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, और वो सरफेस को रैपिडली गर्म करती है। डायरेक्ट रेज जो है हीट करती है अर्थ सरफेस को रैपिडली। और जो पोलर रीजन्स रहते हैं, एरियाज टुवर्ड्स द पोल्स या अवे फ्रॉम द इक्वेटर, वहाँ पे स्लांटिंग रेज रहती है, तिरछी किरणें जो सनलाइट पड़ती हैं वो तिरछी होती हैं, और उतना जल्दी से, उतना रैपिडली वो वहाँ के एटमॉस्फेयर की या वहाँ की लैंड को गर्म नहीं कर पाते। तो इस तरह से अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ जो है वो हो जाता है। तो इक्वेटर्स पे जो गर्म हवा रहती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है और मूव करती है टुवर्ड्स द पोल्स, जहाँ पे ठंडी हवा रहती है। और जो पोल्स पे गर्म हवा होती है, ये ठंडी हवा होती है, वो सिंक करती है और मूव करती है टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो ये मोमेंट जो है ऑफ एयर फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, या फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, ये क्रिएट करता है ग्लोबल पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन, जो पूरी मतलब ग्लोबली एक पूरी वर्ल्ड में ऐसा मोमेंट ऑफ एयर हो जाता है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ या पोल से इक्वेटर की तरफ। लेकिन ग्लोबल विंड्स जो है डू नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे हमें ऐसे ऐसे लगता है कि सीधे सीधे जो है इक्वेटर से पोल की तरफ चला जाएगा, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल की तरफ, और साउथ से जो है नॉर्थ की तरफ चलेगा। ऐसा वो डायरेक्टली नहीं चलती। क्यों? बिकॉज अर्थ जो है इट रोटेट्स, और पाथ ऑफ विंड जो है वो भी शिफ्ट होता है इन रिलेशन टू द अर्थ सरफेस। अब ज़मीन एक ही जगह पे तो नहीं रहती, कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है, और जो हवा इक्वेटर से चलती है या जो हवा पोल से चलती है टुवर्ड्स द इक्वेटर, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है या साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, वो तो सीधे सीधे नहीं चलती, जैसे आप इधर इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। जो विंड पाथ इफ़ अर्थ डिड नॉट रोटेट, जो येलो कलर से एरो दिखाया गया है, वो आपको दिखेगा कि क्या होता पाथ अगर अर्थ रोटेट नहीं करती, तो ऐसे वो चलती डायरेक्टली। लेकिन अब अर्थ जब रोटेट करती है तो एक्चुअल पाथ विंड का आपको दिखेगा। जो विंड्स है वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर कर्व होती हैं टू द राइट, जितना वो आगे चली जाती हैं तो वो दाएं की तरफ जो है बढ़ती हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स वो कर्व करती हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ आपको दिखेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो हिस्सा है हाफ ऑफ द अर्थ इक्वेटर से ऊपर की तरफ, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे कि राइट की तरफ चली जाएगी, जो डायरेक्शन ऑफ विंड है उस हिसाब से। और जो
साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो है अर्थ या विंड जो है वो कर्व होती हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ये इफ़ेक्ट को मतलब इस तरह के मोमेंट को हम बोलते हैं कॉरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, तो अर्थ जब रोटेट करती है तो कॉरियोलिस इफेक्ट जो है इट टर्न्स द विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द राइट एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द लेफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ है वो है विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन आपने इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि नेम ऑफ द विंड जो है किसी भी विंड का नाम वो आपको बताता है कि विंड कहाँ से आ रही है, ना कि वो किस तरफ जा रही है। जैसे लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू द सी, ये इसका नाम है लैंड ब्रीज। ये हमें बताता है कि ये ऐसी विंड है जो ब्लो करती है, जो चलती है फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी। इनफैक्ट डायरेक्शन ऑफ विंड जो है इज़ द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। डायरेक्शन ऑफ विंड ये नहीं है कि वो हवा किस तरफ चल रही है, डायरेक्शन ऑफ विंड है कि हवा किस तरफ से आ रही है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि नॉर्थ वेस्ट विंड, नॉर्थ वेस्ट विंड, उसका मतलब यह है कि ये ऐसी विंड है विच ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। वो किस डायरेक्शन में आगे जाएगी, वो साउथ ईस्ट में जाए, कहाँ जाए, लेकिन ये नॉर्थ वेस्ट विंड जब बोलेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये नॉर्थ वेस्ट से आ रही है। अगर मैं बोलूँगा वेस्टर्न विंड्स तो उसका मतलब यही नहीं कि वो वेस्ट की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि वो वेस्ट से आ रही हैं। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मेटल ऑब्जेक्ट रहता है जिसे हम विंड वेन बोलते हैं, जो यूजुअली जो है किसी ऊंची जगह पे रखते हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे रखा जाता है, जो ईजिली टर्न करता है जब जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होती है तो उस डायरेक्शन की उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इट हैज़ पॉइंटर्स फॉर 4 डायरेक्शन जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। और जो पॉइंटर रहता है इट टर्न्स अराउंड एंड ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूँ कि ईस्ट विंड, द विंड पॉइंट्स टू द ईस्ट, अगर मैं ईस्ट विंड बोलूँ तो ये पॉइंट जो करेगा ईस्ट की तरफ ही करेगा। तो इस तरह से विंड वेन जो है जैसे हमें पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ विंड कौन सी है। उसके बाद एक और चीज़ है इसमें, वो है विंड स्पीड। क्योंकि कभी विंड्स होती हैं और वो काम होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा वायलेंट होती हैं और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, और इन विंड्स से हमें आगे इंडिकेशन होती है कि आगे का वेदर कैसे रहने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट रहता है कि उनकी स्पीड को मेजर किया जाए। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड्स, उसे हम बोलते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, और इसमें 3 और 4 कप शेप्ड राउंड मेटल पीसेस रहते हैं फिक्सड एट एन एंड ऑफ इट्स आर्म, तो जो स्पिन करते हैं। तो जितना जल्दी ज़्यादा वो स्पिन करेंगे, जितना फास्ट वो स्पिन करेंगे, विंड स्पीड जो है रिकॉर्ड होगी। जो उसके साथ में एक मीटर रहता है एनीमोमीटर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसमें उतना जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो एनीमोमीटर आप डिफाइन कर सकते हैं द इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड, और इसमें डायरेक्शन का भी पता चल जाता है जब उसके ऊपर वो 3 और 4 कप शेप्ड राउंड मेटल पीसेस लगती हैं जो फिक्स रहती हैं इसके ऊपर। तो ये ग्रीक वर्ड एनिमोस से निकाला गया है। एनीमोमीटर ग्रीक वर्ड एनिमोस से निकला है विच मीन्स विंड। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है कि अब जब विंड स्पीड का पता चल गया तो एक स्केल है जो ब्यूफोर्ड स्केल के नाम से जानता है, जिसे द ब्यूफोर्ड स्केल बोलते हैं। और ये स्केल जो है 1805 में सर एडमायरल सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ड ने डिज़ाइन की, उसने बनाई। इसे अब नाम दिया जाता है ब्यूफोर्ड स्केल का। इसमें फोर्सेस ऑफ विंड जो है वो दिखाते हैं फ्रॉम 0 to 12 नंबर से। जैसे कोई विंड है, असल में ये चीज़ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो है कंडीशन कैसी रहती है फ़लानी टाइम पे विंड जब ऐसी होती है तो कब तब क्या कंडीशन होती है, उसी अकॉर्डिंगली ये चीज़ को बनाया गया है कि 0 to 12 एक स्केल बनाया गया है जिसे ब्यूफोर्ड स्केल बनाया जाए, और विंड को दिया जाता है उसी हिसाब से नंबर। जैसे इसमें आप देखोगे इन डायग्राम्स में भी आप देखोगे जैसे 1 to 3 है, या जब अगर 0 नंबर आएगा इस स्केल पे तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे विंड जो है वो काम होगी। वो तब होता है जब स्मोक जो है राइज करता है स्ट्रेट अप। किसी चीज़ से उठने वाला धुआं अगर सीधे सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है तो हम बोलते हैं कि अब B4 स्केल पे इसका नंबर जो है वो 0 आएगा। इसी तरह से अगर 1 होगा तो विंड उतनी होगी कि स्मोक जो है इट ड्रिफ्ट स्लोली, थोड़ा सा मतलब अपनी जगह से हट के टेढ़ा टेढ़ा होके चलेगा।
बाय द टाइम वी गेट 4 वी हैव ब्रीज। जब नंबर 4 होगा इस ब्यूफोर्ड स्केल पे तो थोड़ी सी हवा जो है वो चलती हुई दिखाई देगी हमें, हम फील कर पाएंगे उस ब्रीज़ को, जिसमें स्मॉल ब्रांच ऑफ द ट्रीज जो है वो मूव करती हुई हमें दिखेंगी। 7 पे तो अगर 7 होगा ब्यूफोर्ड स्केल पे तब ऐसी हवा चलेगी जिससे पूरा जो पेड़ है वो मूव करता है और चलना मुश्किल हो जाता है ऐसे विंड में, जब ब्यूफोर्ड स्केल पे 7 रेटिंग आएगा। 12 पे तो कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, टेरेबल होगा, जिसे हम हरिकेन बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है हाउसेस को, या अगर शेप्स वगैरह होंगी या कोई भी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको पूरी तरह से जो है ख़त्म कर सकता है। तो आप 1 2 3 4 जो इधर ईजिली देख सकते हैं, आपको उसकी स्पीड माइल्स पर आवर दिखाई देगी, और जो उसका इफ़ेक्ट है वो कैसा रहता है चीज़ों पे, जो मकान है या जो ट्रीज़ वगैरह लगी रहती हैं उन पे कैसा उसका इफ़ेक्ट रहता है, तो वो सारा कुछ जो है इस डायग्राम के अंदर आपको ईजिली दिखेगा। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह स्टॉर्म्स पढ़ेंगे और उनके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे जो आगे का इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर रहेगा। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।